हेलो बच्चों, क्लास 10th की जो साइंस एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में अब हम आगे के चैप्टर्स की ओर अग्रसर होते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, और आज हम इसके 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, यीस्ट में या मॉस में। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं जानती हूं आप सभी को आंसर पता होगा, विखंडन विधि से अलैंगिक जनन किसमें होता है, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसको समझाऊंगी। सबसे पहले मांस में देखते हैं। तो देखिए बेटा, मांस क्या होता है? एक प्रकार का कवकीय पौधा होता है, कवक टाइप का पौधा होता है, फंगस टाइप का पौधा होता है। और आपको मैंने बताया था कि जितने भी फंगस होते हैं उन सभी में, जितने भी कवक होते हैं उनमें बीजाणु जनन विधि से जो हमारा अलैंगिक जनन है वो होता है। तो मांस ऑप्शन सही नहीं हो सकता विखंडन के लिए, क्योंकि इसमें बीजाणु जनन, ठीक है, कौन सा होता है? बीजाणु जनन होता है। ठीक है, बीजाणु जनन विधि से यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, मांस वाला। चलिए, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात, इसके बाद वाले ऑप्शन की बात करते हैं जो इससे पहला है, तो यीस्ट अगर हमको बात करते हैं तो यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट में हाइड्रा की तरह मुकुलन विधि से, ठीक है, मुकुलन बडिंग यानी कि कली जैसी बनती है। फिर वो कली जो है वो बड़ा सा एक यीस्ट का पूरा रूप ले लेगी, वयस्क एक यीस्ट बन जाएगा, उसके बाद वो उससे अलग हो जाएगी। इस प्रकार से यीस्ट में भी मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। तो अतः हमारा ऑप्शन यीस्ट भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विखंडन विधि से अलैंगिक जनन नहीं हो रहा। स्पाइरोगायरा की बात करें तो हाँ, ये बहुत हद तक मिलता जुलता है विखंडन से, इसीलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, स्पाइरोगायरा क्या होता है? स्पाइरोगायरा बिल्कुल ऐसे लंबा सा एक, ठीक है, एक पौधे जैसी रचना होती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर पौधे नहीं होते, ये सब सूक्ष्म जीव हैं, और इनके अंदर ऐसे खांचे बने हुए होते हैं। ठीक है, देखने में इस तरीके के खांचे बने होते हैं, और इनकी रचना बिल्कुल डीएनए की तरह ऐसे कुंडलित अंदर से दिखाई दे रही होती है। इस प्रकार की कुछ रचना हमारी स्पाइरोगायरा की होती है। अब इस स्पाइरोगायरा में जो खांचे बनी हुई हैं, इन खांचों पे से अगर हमारा कोई भी भाग स्पाइरोगायरा का टूट के अलग हो जाता है तो वो भाग हमारा जो है नए स्पाइरोगायरा को जन्म दे देता है। इस विधि को हम क्या कहते हैं? इस विधि को हम खंडन विधि कहते हैं। ये विधि खंडन विधि कहलाती है, और इसीलिए हम इस विधि को भी नहीं कहेंगे कि ये हमारी विखंडन विधि द्वारा प्रजनन कर रही है, अलैंगिक जनन इसमें विखंडन से हो रहा है। यानी सही ऑप्शन कौन सा बचा? अमीबा। और हम सभी जानते हैं अमीबा में क्या होता है? अमीबा में द्विविखंडन होता है, मतलब उसका केंद्रक दो हिस्सों में बंटता है, और दो हिस्सों में बंटने के बाद अलग अलग केंद्रक के साथ हमारा अमीबा जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, एक अमीबा एक तरफ, एक अमीबा एक तरफ, इस तरीके से हमारा दो विखंडन द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। तो चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन और इसका ऑप्शन। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन कहता है, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बीजाणुओं द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो जरा ध्यान से हम देखते हैं, बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन हमारा किसमें है? तो यहां पर है हमारा अमीबा ऑप्शन है, स्पाइरोगायरा ऑप्शन है, यीस्ट ऑप्शन में है, और मांस ऑप्शन में है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? बीजाणुओं द्वारा हमारा, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ना तो अमीबा, क्योंकि उसमें तो विखंडन होता है, स्पाइरोगायरा भी नहीं है क्योंकि इसमें खंडन होता है, इसमें विखंडन है उसमें खंडन है, और यीस्ट में मुकुलन है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? मांस इसमें सही ऑप्शन है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये है, खंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? खंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें हो रहा है? देखिए, ऑप्शन है अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, यीस्ट में या मांस में। तो सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं। तो अमीबा में कौन सा होता है? विखंडन होता है, वो भी द्विविखंडन होता है। दो तरह, मतलब दो भागों में बंटता है हमारा अमीबा। ठीक है,
दूसरी विधि, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा स्पाइरोगायरा है। तीसरा यीस्ट, यीस्ट में तो मुकुलन होता है, वो भी नहीं है। मांस भी नहीं है क्योंकि अभी अभी देखा आपने बीजाणु जनन द्वारा होता है। बचा कौन सा ऑप्शन? स्पाइरोगायरा, यानी स्पाइरोगायरा में खंडन विधि से होता है। और अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको स्पाइरोगायरा के बारे में भी बताया था कि इसमें कोई भी भाग अगर टूटकर अलग हो जाएगा खांच पर से तो नया स्पाइरोगायरा जो है वो उससे बन जाएगा। ठीक है, तो इस विधि को हम खंडन विधि कहेंगे। चलिए गो अहेड, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? अमीबा में, स्पाइरोगायरा में, यीस्ट में या मांस में? तो अभी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, अमीबा इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें विखंडन विधि से होता है। द्विविखंडन स्पाइरोगायरा भी नहीं है क्योंकि खंडन विधि से होता है। और मांस भी नहीं है क्योंकि उसमें बीजाणु जनन विधि से होता है। तो सही ऑप्शन हुआ यीस्ट। और ये मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि यीस्ट में कौन सी विधि से होता है? मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है। चलिए फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किससे होता है? तो ऑप्शंस हैं विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा या बीजाणुओं द्वारा। तो देखिए बेटा, हाइड्रा, अभी अभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको यीस्ट के साथ दिया था। और यीस्ट में किस विधि से होता है? मुकुलन विधि से होता है। तो मुकुलन विधि से अगर यीस्ट में होता है, वैसे ही सेम सेम किस में होगा? हाइड्रा में भी मुकुलन विधि द्वारा हमारा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ विखंडन द्वारा नहीं होगा क्योंकि उसमें अमीबा होता है, खंडन द्वारा स्पाइरोगायरा और बीजाणुओं द्वारा मॉस। ठीक है, यानी सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया हमारा मुकुलन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है, इसके ऑप्शंस दिए हैं विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा या बीजाणुओं द्वारा। तो म्यूकस में या म्यूकर में क्या होता है हमारा? ध्यान दीजिए, म्यूकर एक प्रकार का कवक है और कवक होने के कारण, ठीक है, उसके अंदर जो अलैंगिक जनन है कवकों में हमेशा बीजाणुओं द्वारा होता है। तो यहाँ पर बीजाणु द्वारा ऑप्शन सही होना चाहिए, न विखंडन, न मुकुलन और न ही खंडन। समझ में आ गया? क्योंकि म्यूकर क्या है? एक तरह का कवक है। म्यूकर क्या होता है मैं समझा भी देती हूँ। ऐसे करके छोटी छोटी मैंने आपको बताई भी थी, इस तरीके की फफूंद टाइप की उगी हुई होती है। आपने कभी ब्रेड वगैरह पे देखा हो तो वो ऐसे करके उगी रहते हैं। और ये जो इनका उगा ऊपर का हिस्सा है, इसमें छोटे छोटे दाने जैसी रचनाएं होती हैं, यही है वो बीजाणु। जब ये फट जाता है हमारी थैली जैसी रचना, तो इसमें से ये बीजाणु बाहर निकल जाते हैं और आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये फैल करके नए जो म्यूकर है उनको जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पर सही इसका ऑप्शन बीजाणुओं द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा? तो ध्यान से देखते हैं हम जरा। पहला ऑप्शन है जड़ द्वारा। हाँ जी बिल्कुल, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आपको बताया था मैंने कि शकरकंदी में होता है। ठीक है, और आपका शकरकंदी के अलावा मूली, गाजर, ठीक है, ये सब इसके ही उदाहरण हैं। तो जड़ द्वारा संभव है कायिक प्रवर्धन, तने द्वारा संभव है, आलू, अरबी, अदरक, है ना, प्याज, लहसुन, सब ये तने द्वारा हो रहा है इनमें कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है ये भी मैंने बताया था कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि अलैंगिक जनन के प्रक्रिया द्वारा किसी पौधे से ही नए पौधे का अगर विकास किया जाता है तो वो हमारा कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये दो तरह का है, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा है, स्वयं हो रहा है, जैसे यहाँ पर हो रहा है जड़ द्वारा, तने द्वारा। ठीक है, हम क्या करते हैं सीधे सीधे शकरकंदी को अगर दबाएंगे तो हमें नया पौधा मिल जाएगा, आलू को दबाएंगे तो हमें आलू का नया पौधा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम रूप से जब हम उसमें मनुष्य उसमें कृत्रिम रूप से कुछ अपना योगदान देता है तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है।
चलिए, तो पत्ती द्वारा भी कायिक प्रवर्धन संभव है। ठीक है भाई, अजूबे की पत्ती याद होगी, मैंने आपको बताई थी कि अजूबे की पत्ती में क्या होता है, इस तरीके की इसके अंदर खांचें पाई जाती हैं और इन खांचों पे से नए पौधे की जड़ें निकल आती हैं और नया पौधा जो है उसका विकास संभव होने लगता है। इस तरीके से नए पौधे की जड़ें निकलती हैं और नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, ऐसे करके उसमें से जो पूरी की पूरी हमारी जो पत्ती है उसमें से इस तरह के नए पौधे बन जाते हैं एक ही पत्ती से, और जब हम इसे मिट्टी में दबा देंगे तो नया पौधा हमारा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, जड़ द्वारा भी है, तने द्वारा भी है, पत्ती द्वारा भी, यानी सही आंसर हो गया इनमें से किसी के भी द्वारा। ठीक है, फिर हमारे ये ऑप्शन सही नहीं है, सही ऑप्शन क्या है, इनमें से किसी के भी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जड़ पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती हैं किसमें? पौधे के पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या फिर इन सभी में। ठीक है, तो जड़ पर किसमें पाई जाती हैं? तो देखिए बेटा, आपने एक कायिक प्रवर्धन विधि पढ़ी है, दाब विधि, जिसमें आप पढ़ते हैं कि जो हमारा पुदीना है, ठीक है, तो जैसे ये पुदीना है हमारा, मान लीजिए ये मैंने ऐसे ही इसको एक पौधे का रूप लिया है। ठीक है, अब इस पौधे में जो हमारा एक डंडी है, हम उसकी एक शाखा को कह सकते हैं, इस तरीके से हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। ठीक है, अब ये जो शाखा नीचे दबी हुई है मिट्टी के, इस शाखा में से कुछ समय बाद जड़ें निकल आएंगी अपस्थानिक। ठीक है, तो जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पुदीने में पाई जाती हैं। ठीक है, आलू में नहीं, क्योंकि आलू में तने में पाई जाएंगी। ब्रायोफिलम में नहीं, क्योंकि ब्रायोफिलम में यानी अजूबा, उसमें पत्ती में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा आपका क्या चीज? सही ऑप्शन है आपका जड़ के लिए पुदीना, कि जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पुदीने में पाई जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। तने पर अपस्थानिक कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं पुदीने में, ठीक है, आलू में, ब्रायोफिलम में या इन सभी में। तो मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है ऐसे को, तो यहाँ पर जड़ में बताया था मैंने कि जड़ में, पुदीने में, तो पुदीने वाला आंसर तो होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ तने का उदाहरण मैंने आपको दिया था आलू में, तो यहाँ सही ऑप्शन है आलू में, क्योंकि ब्रायोफिलम में पत्ती में होता है। तो ये यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है आपका 10th, जिसमें है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है किसमें? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इन सभी में। तो अभी हमने ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, मतलब अब की बार क्वेश्चन चेंज है, लेकिन ऑप्शंस लगभग वही हैं। तो पुदीना नहीं है क्योंकि इसमें जड़ से होता है, आलू नहीं है क्योंकि तने से होता है, आंसर है ब्रायोफिलम, क्योंकि उसमें पत्ती के खांचों में से नए पौधों का विकास होता है और पत्तियों में कायिक प्रवर्धन की जड़ें और कलिकाएं पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? देखिए पुदीने में, ठीक है, ऑप्शंस दे रहे हैं वो, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या इन सभी में। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर एक मैं आपको सही चीज बता दूं कि पुदीने में जड़ और तने दोनों का ही कायिक प्रवर्धन संभव है, यानी पुदीना भी सही है, हल्दी भी सही है, अदरक भी सही है, और कहें तो सही ऑप्शन इन सभी में, ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? इन सभी में तने में कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए जो पुदीना है इसमें जड़ और तना दोनों में ही अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐच्छिक किस्म का पौधा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि है। अपनी इच्छा का पौधा हम अगर बनाना चाहते हैं तो हम किस विधि द्वारा हम अपनी इच्छा का पौधा तैयार कर सकते हैं? तो याद होगा मैंने आपको बताया था, कलम नहीं है, क्योंकि कलम जिस पौधे की लगाई जाएगी हमें वैसा ही सेम पौधा प्राप्त होगा। दाब विधि भी नहीं है, क्योंकि दाब में हम पौधे की जिस शाखा को जमीन में दबा रहे हैं, मिट्टी में दबा रहे हैं, वैसा ही सेम पौधा हमें प्राप्त होगा। लेकिन रोपण में हम एक पौधे के अंदर कोई दूसरा पौधे का शाखा लगा सकते हैं और लगा करके हम नए पौधे का निर्माण
कर सकते हैं। तो रोपण विधि एक ऐसा है कायिक प्रवर्धन विधि का भाग जिसमें ऐच्छिक किस्म का पौधा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निषेचन के बाद फल में बदलता है। निषेचन के बाद फल में कौन बदलता है? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय और बीजांडासन। तो बीजांडासन ये जो है, देखिए बेटा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, बाह्यदल नहीं हो सकते क्योंकि बाह्यदल बाहर की तरफ पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा करती हैं, उसके अंडाशय की सुरक्षा करती हैं। पुंकेसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नर भाग है जो कि नर पुष्प पर पाया जाता है और इसी के अंदर परागकोश होते हैं और परागकोश में परागकण भरे रहते हैं। तो निषेचन के बाद जो फल में बदलता है वो है अंडाशय। निषेचन के बाद अंडाशय भाग, तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे करके हमारी जो क्या कहते हैं, कह लीजिए नीचे बाह्यदल होते हैं, उसमें ऐसे करके हमारा एक मोटा सा भाग नीचे की तरफ आ रहा है, इसी को कहते हैं हम अंडाशय। और यही अंडाशय है जो कि एक फल के रूप में विकसित होता है और इसके ऊपर जो हमारे दल पुंज हैं वो सूख कर लगे रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? तो यहां पर सही ऑप्शन है 2। ठीक है, पराग नली में कितने नर युग्मक होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव कहलाता है, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? केलस, मोनोसिस्टस, होमियोस्टैटिस या फिर अंतग्रंथन या सिनेप्स। तो यहां पर एक कोशिकीय जीवों को हम देखिए, एक का अर्थ होता है मोनो, यानी कि यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को हम क्या कहेंगे? मोनोसिस्टस कहेंगे। मोनोसिस्टस का मतलब है इनकी एक ही कोशिका में सारे काम होते हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, यानी जो हमारे सजीवों की सभी लक्षण हैं, सभी क्रियाएं हैं, श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, प्रजनन है, सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर हो जाती हैं, तो इसे हम मोनोसिस्टस कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं? हमारे मोनोसिस्टस जीव कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शकरकंदी में कायिक प्रवर्धन होता है। शकरकंदी में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन है जड़ द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन समझा था, तो मैंने ऑप्शंस में बताया था कि शकरकंदी में जड़ों द्वारा होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा जड़ द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन, जो कहता है कि द्विनिषेचन विशेष लक्षण है। द्विनिषेचन विशेष किसका लक्षण है? जंतुओं का, आवर्त बीजी पादप का, अनावर्त बीजी पादप का या शैवाल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है? देखिए, द्विनिषेचन न तो हमारे जंतुओं में होता है, ठीक है, द्विनिषेचन का मतलब है 2 बार निषेचन क्रिया, तो ये होती है हमारे आवर्त बीजी पौधों में। ठीक है, न तो अनावर्त बीजी पौधों में होता है ये काम, न ही शैवालों में होता है ये काम होता है आवर्त बीजी पौधों में। आवर्त बीजी पौधे उन्हें कहते हैं जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा 18th क्वेश्चन है, ऊतक संवर्धन में ऊतक के छोटे से भाग की वृद्धि से बना ऊर्ध्व कहलाता है। तो देखिए, ऊतक संवर्धन में ऊतक के जो छोटा सा भाग है उससे जो नया भाग बनता है, जो बड़ा भाग बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो यहां मैं आपको समझा देती हूं, उसे कहते हैं हम कैलस। ठीक है, जो ऊतक संवर्धन विधि द्वारा
हमारा नया पौधे का विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है और ये है कि मनुष्य में मादा जननांग क्रियाशील होते हैं कौन सी आयु में। तो मनुष्य में जो मादा जननांग है यानी कि जो स्त्री जननांग है उनका विकास कब संभव होता है, तो किशोरावस्था में होता है, ये तो सबको पता है। अब किशोरावस्था में किस आयु में ये होता है, तो वो आयु नॉर्मली जो एक जनरली होती है वो मानी जाती है 12 से 13 वर्ष की आयु। 12 से 13 वर्ष की आयु में जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्त्रावन है वो शुरू हो जाता है, उसमें जो लैंगिक विकास है वो शुरू हो जाता है और जो उनके सभी लैंगिक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न होना शुरू हो जाती हैं, जैसे मेंसेस साइकिल का शुरू हो जाना ये भी उसी दौरान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में नर जननांग क्रियाशील होते हैं कब। तो मनुष्य में नर जननांग कब क्रियाशील होते हैं, ऑप्शंस हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में, 15 से 18 वर्ष की आयु में, 10 से 12 वर्ष की आयु में, 18 से 23 वर्ष की आयु में। तो यहाँ बेटा सही ऑप्शन है लड़कों में या मनुष्य में जो नर जननांग है उनका क्रियाशील होना, जैसे स्पर्म्स का बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, दाढ़ी मूछ के बाल आ जाना और ये सभी जो आवाज का भारी हो जाना, एडेमा पल का बाहर निकल कर दिखाई देने लगना उभरा हुआ, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं इनकी 15 से 18 वर्ष की आयु में शुरू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो ये थे बेटा हमारे 20 क्वेश्चंस जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर से। इससे अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे इसी तरीके के और उसमें हम मनुष्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। इसको एक बार फिर से रिपीट करके अगर आप देखेंगे तो आपको इसको अच्छे से याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चंस आपको हमेशा के लिए फिर याद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।